ताकि शांतिपूर्ण तरीके से आज कर्तव्य पथ पर हम गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता हुआ देख सकें। लौटेंगे आपसे और जानकारी लेंगे, फिलहाल अपने गेस्ट की तरफ रुख करेंगे और उनसे अब हम बात करेंगे देश की कई मुद्दों को लेकर। यूवी सिंह साहब कर्नल हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, उनके पास सबसे पहले चलते हैं। यूवी सिंह साहब, आज पहली बार बहुत सारी चीजें होते हुए दिखेंगी, महिला शक्ति दिखने वाली है, पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो आज दिखेंगी तिरंगा फहराते हुए, साथ ही वो दिखने वाली है परेड की सलामी लेते हुए। मिस्र के राष्ट्रपति यहां पर मुख्य अतिथि रहेंगे, मिस्र का जो मार्चिंग दस्ता है, उनका मार्चिंग बैंड है, वो हम देखेंगे आज परेड में शामिल होता हुआ, और अग्निवीर जवानों का दस्ता भी हम देखने वाले हैं। ये सब पहली बार होती हुई चीजें हैं और पहली बार ही सर विदेशी तोपों की बजाय भारत में बनी हुई स्वदेशी जो गन हैं उनसे सलामी दी जाएगी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। यूवी सिंह साहब, जैसा पहले मैंने बताया था आपको, महिला सशक्तिकरण का एक नया रूप इस रिपब्लिक डे पर देखने को मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स की महिला एयरफोर्स कॉन्टिजेंट को लीड करेगी पहली दफ़ा, और महिलाओं का सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आपको उदाहरण देने की मैं प्रयत्न करूंगा कि एनडीए में महिलाओं की एंट्री शुरू हो गई है, और इस बार जो एनडीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें महिला ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप की थी। तो इस तरीके से महिलाओं को एक उनका जगह 50% महिला हैं, 50% पुरुष हैं, जो जनरल हम लोग बोलते हैं, लेकिन महिलाओं को अभी तक हम लोग बहुत पीछे रखते थे। उसके लिए एक हम लोगों का मानसिक रूप लगा हुआ था जिसमें कि हमको लगता था कि महिलाएं केवल गृहिणी के रूप में ही देखी जाती थीं। मैं तो बहुत पुराना सोल्जर हूं, लेकिन हमारे सामने ही देखते देखते इतना जो बदलाव आया है वो बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और संतपाल जी भी हमारे साथ कर्नल जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे तमाम चीजों को लेकर। पिछले क्योंकि 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, संविधान की अगर हम बात करें तो कई संशोधन भी इस दौरान संविधान में देखने को मिले हैं, और कह सकते हैं कि अगर चाहे इंडस्ट्री की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, अब 5G सर्विस भी आ गई है। ऐसे में कई मायनों में भारत ने अपने आप को विकास की ओर अग्रसर किया है। कैसे देखते हैं आप पिछले 70 से 75 सालों को? जी देखिए, भारत जब आजाद हुआ है और उसके देशों के जो साथ में आजाद हुए हैं, अगर हम तुलना करें तो भारत ने बहुत तेजी से विकास की रफ्तार की ओर अग्रसर हुआ है। नंबर एक, सबसे पहले जो आर्थिक ताकत है वो भारत की आप देखें कि विश्व के 5वें स्थान पे है। दूसरा, आप अगर देखें महिला सशक्तिकरण, आप हर फील्ड के अंदर हमारी महिलाएं जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। नंबर 3, रक्षा के विषय में भारत की जो सेना है वो एक मजबूत और सक्षम है। इसका उदाहरण इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जहां पे जाती है, लोगों को बहुत बड़ा विश्वास है। यूएन के अंदर हमारे जो पार्टिसिपेट किया है, विश्व के अंदर जो योगदान दिया है भारतीय सेना ने, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। नंबर 4, जो आंतरिक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है देश के अंदर, आप ये देखें रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, मेट्रोज और जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स हैं, रिफाइनरीज हैं, ये एक बहुत तेजी से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है। और भारत विकास की जो जीडीपी है, जबकि पूरे विश्व के अंदर स्लो डाउन था, इंडिया ने अपनी स्टेबिलिटी से, अपने सक्षम से उसको बहुत ही अग्रसर पर ले गया है। उसके अलावा विश्व में भारत की एक अपनी पहचान है। आप ज्वलंत उदाहरण है G20 का, हमारे नेतृत्व का एक सक्षम नेतृत्व हम जो विश्व को दे रहे हैं। यूक्रेन वॉर के अंदर भी आप देखिए जैसे जिस तरह से बाकी देशों ने को वो स्थान नहीं मिला जो भारत को स्थान मिला, वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। तो ये एक विश्व पटल पर भारत की बहुत ही एक अच्छी इमेज है। जी जी बिल्कुल संतपाल जी, ये पूरी दुनिया देख रही है सर। पूरी दुनिया में आज भारत की जो एक इमेज है वो बिल्कुल अलग, आन बान शान तो आज देखी जाएगी कर्तव्य पथ पर, लेकिन आज मोदी युग में आप कह सकते हैं जो हमने एक बड़ा बदलाव देखा है वो हर एक क्षेत्र में देखा जा सकता है।
आज अगर हम कर्तव्य पथ पर 5 हथियार जिनकी मार से थर-थर कांपते हैं, जो भारत में बने हुए, आत्मनिर्भर भारत के चलते हुए भारत में बने हुए हथियार हैं, अगर कैप्टन वीएन झा उनके ऊपर आपसे जानकारी लें, ये वो हथियार हैं जो भारत में बनाए गए हैं और इनकी मार जो है वो इतनी ज्यादा है, हर तरफ ये मार करने में सक्षम है। तो ये दिखाती हैं चीजें जिसमें आप कहेंगे कि भारत आत्मनिर्भर हुआ है और भारत की अपनी जो एक ताकत उभरकर पूरी दुनिया में सामने आई है, आज वो पूरी तरह से अलग है। वीएन झा साहब। कंचन जी और सोनम जी, देखिए आप दोनों बैठे हुए हैं, एंकर कर रहे हैं। महिला शक्ति का तो प्रदर्शन यही से शुरू होता है और जैसे सबों ने कहा हुआ है कि फौज में महिला शक्ति बहुत आगे उभर के आई है और सबसे बड़ी जो चीज हुई है पिछले कुछ 6 साल में, वो है भारत का आत्मनिर्भरता के ऊपर में जितना ध्यान दिया गया है वो बिल्कुल अतुलनीय है। पिछले 8 साल में 7 साल में जितनी इंडिजिनस इक्विपमेंट आई हुई है भारत में आर्म फोर्सेस के पास में, वो कभी नहीं हुआ था और ये अप्रत्याशित है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए डिफेंस प्रिपेयरनेस के नाम में इंफ्रास्ट्रक्चर का चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे वो रोड्स हो, बॉर्डर रोड्स हो, रनवेज हो, डॉक यार्ड्स हो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कॉम्बैट इक्विपमेंट जितना हुआ। आपको पता है जब ये गलवान घाटी का लड़ाई हुआ था उन दिनों में हमारे फौज के पास में वही SLR और इंसास राइफल्स थी। हम मर जाते और लगभग 3, 4, 5 महीने में इतने एडवांस असॉल्ट राइफल्स आ गए हैं फौज के पास में, जो हमारे पास में अभी जो हावर्जियर्स बने हुए हैं। एक तो आज आप देखेंगे यहाँ पे अभी जो तोपों की सलामी दी जाएगी वो भी अपने इंडिजिनस ATGM से होगा और हावर्जियर्स बने हुए हैं, लाइट हावर्जियर्स। ये अतुलनीय है। 50 किलोमीटर 45 से 50 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। आज के दिन में LCA बना हुआ है, LCA Mark 1, Mark 1A। ये अभी विश्व के न्यूनतम जो वॉर मशीन्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट में, उसमें से आते हैं। तो और यहाँ पे जैसे हमने देखा था विक्रमादित्य था पहले, उसके बाद एक और हमने भारत में बने हुए एयरक्राफ्ट कैरियर दिए गए हैं नेवी को। 5 अभी हाल के दिनों में सबमरीन दिए गए हैं, 7 मारक शिप दिए गए हैं। तो जिस तरह से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, और कंचन जी आज के दिन जो चाइना थर-थर कांपा है भारत से, जानते क्यों? वो इसलिए कि भारत के पास में आज के दिन में माउंटेन स्ट्राइक फोर्स है जो 2019 में बना था और उसके बाद फिर एक और उसमें ऐड हुआ है। और ये माउंटेन स्ट्राइक फोर्स ऐसी ताकत है कि घंटों में चाइना के या किसी भी देश के अंदर में जाके वहां पे अपना वर्चस्व बना सकते। बिल्कुल, भारत की ताकत, हमारी सेना का शौर्य पराक्रम, इन सब की बात भी हम आज कर रहे हैं और ये देखने को भी मिलेगा कर्तव्य पथ पर। आज हमारे साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। उत्तराखंड में किस तरह की तैयारी है गणतंत्र दिवस को लेकर? हालांकि सबसे खास जो है राजधानी दिल्ली में रहता है, लेकिन उत्तराखंड में राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में किस तरह के इंतजाम है, तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा दीपांकर। हाँ बिल्कुल, अगर पिछले साल की बात करें तो उस वक्त यहाँ पर चुनावी मौसम था और इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहेंगे तो फुल फ्लैश ये दूसरे कार्यकाल का पहला गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस। और यहाँ पर चाहे स्टेज हो, अलग अलग स्टेज हो, जो मुख्य मंच बनाया गया, मुख्य मंच पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम यहाँ के जो लोकल विधायक हैं देहरादून के, वो मौजूद रहेंगे। परेड ग्राउंड को स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया, तो इस एक कोशिश ये भी की गई है कि इसे सजाया जाए अच्छे तरीके से, इसमें फूल हो, चाहे फ्लैग्स हो या फिर जो तिरंगे के शेड्स हैं वो सब यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसी परेड ग्राउंड के अंदर ये जो ट्रैक बनाया गया है, इस ट्रैक पर यहाँ पर परेड चलेगी। जिस 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, 10:30 से लगभग 12 बजे का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। तो उत्तराखंड के विकास की जो बातें रही, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली यहाँ पर हुई थी, फिर 2022 में जब तैयारी यहाँ पर चुनाव की रही तब प्रधानमंत्री पहुंचे और बार बार यही भरोसा यहाँ पर दिया गया कि उत्तराखंड जो डबल इंजन की सरकार है वो यहाँ पर डेवलपमेंट करे। और सुबह से यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, आप देखेंगे फूलों से उन्होंने सजाया। आप लोगों ने खास तैयारी की है गणतंत्र दिवस के लिए? गणतंत्र दिवस के लिए हाँ जी, हमने फूलों की रंगोली बनाई है। यहाँ पे हम लोग सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, बाल विकास विभाग से आप लोग सर सब। कितने बजे आप लोग यहाँ पर पहुँच गए? 5:45 बजे पहुँच गए थे सर। जी सर, जी सर। और हमारे अधिकारी हमसे पहले पहुँच गए थे 5 बजे तक।
जी गेंदा और कौन कौन से फूल आपने जी? गेंदा करा है, गुलाब है और गुलदौरी है और आम के और उसके अशोक के पत्ते हैं। परेड जब तक चलेगी तब तक इंतजार करें। सर नहीं, हमें तो अब जाने का ऑर्डर मिल गया है कि आप लोग निकलिए। मगर बोल भी दिया, मैम ने बोला भी है कि आप लोग रुक सकते हैं। हाँ जी जी। उत्तराखंड की जो शक्ति है वो महिलाएं हैं, और जिस तरह का जिक्र अभी हमारे प्रोग्राम में हो रहा था कि महिलाओं की जो शक्ति है वो आप यहां पर देख सकती है, और जो कला है, फूल है, और खासतौर पे आज सबसे खास बात यह कि वसंत पंचमी का दिन है, और वसंत पंचमी की एक नई शुरुआत मानी जाती है, एक अब नया मौसम सर्दियों के बाद, और उस जिसमें नई कोपलें, नए फूल और पूरी प्रकृति एक नए रंग में दिखती है। तो वो सब कुछ देवभूमि का जो रंग है वो होगा। और सबसे खास बात, बद्रीनाथ धाम, भगवान विष्णु का वो धाम जो जिसके कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं, उसकी तारीख भी आज घोषित होनी है, तो उसका इंतजार भी रहेगा नरेंद्र नगर टिहरी से। तो ओवरऑल देखें तो उत्तराखंड के लिए एक खास दिन और खासी तैयारी यहां पर परेड को लेकर की गई है। जी बिल्कुल, तो महिला शक्ति यहां पर भी देखी जा रही है, और आज कर्तव्य पथ पर भी देखी जाएगी, जब पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो हैं वो परेड की, आड़ी परेड की सलामी लेंगी। हमारे साथ लखनऊ से इस समय अलाउद्दीन भी मौजूद है, उनसे ले लेते हैं अपडेट्स। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तैयारियां और पूरी होती जा रही होंगी। अलाउद्दीन, इस समय और गहमागहमी बढ़ गई होगी, लोगों का आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि जो पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे वहां पर हम काफी सारे सुरक्षा बलों की तैनाती देख रहे थे, आम लोग भी अब पहुंच रहे थे, क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल गहमा गहमी बढ़ी है और तैयारियां आखिरी दौर में हैं। सेना के जवान, एटीएस का दस्ता और तमाम लोग जिनको कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पेश करना है, और तमाम लोग फिलहाल यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। अब देखें, जब हम लगातार सुबह से ही कवरेज कर रहे थे उस वक्त सूरज नहीं निकला था। अब सूरज किरणें विधान भवन की मुख्य भवन पर जो पड़ रही हैं, तो तिरंगे से लिपटा हुआ विधान भवन बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आगे की रो में जो व्यवस्था की है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, साथ में सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो सबसे आकर्षक और मुख्य पंडाल के सामने जो शौर्य का प्रदर्शन सेना के जवान और तमाम जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं वो करेंगे, वो बेहद अहम होगा। साथ ही जो आम लोगों के लिए दरवाजे खोले गए हैं, क्योंकि हमारी जो है संस्कृति और साझा जो विरासत है, सबसे खास वो ये है कि जो नौजवान लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, नई पीढ़ियां हैं, वो तमाम चीज़ों को जाने, तो उसके लिए बेहद अच्छा इंतजाम राजधानी लखनऊ की इन सड़कों पर किया गया बैठने का। करीब 500 मीटर तक लगातार कुर्सियां लगाई गई बैठने के लिए, और इस बात को जताने और बताने के लिए कि आखिर हमने कहां से निकल करके कैसे तमाम चीज़ों को एडॉप्ट किया, वो तमाम झांकियों में बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप कि 1950 में जब हमने जो है संविधान को एडॉप्ट किया, उसके बाद से लेकर के 74 सालों का सफ़र किस तरह का रहा, वो झांकियाँ विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और डिपार्टमेंट्स के साथ की तरफ से यहाँ लगाई जाएंगी। चाहे वो LDA हो, नगर निगम हो, लखनऊ के बड़े स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, वो झांकियाँ चारबाग की तरफ से जो सीधा रोड आपको दिखाई दे रहा टीवी स्क्रीन पर, इधर से हजरतगंज होते हुए KTC बाबू स्टेडियम तक जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हैं। जो तमाम सिक्योरिटी के लोग हैं वो तमाम यहाँ मौजूद है। एक बार मैं मंच की तरफ से, मुख्य मंच जहाँ है उधर कैमरा पैन कराऊंगा, जहाँ पर राज्यपाल महोदया को झंडारोहण जहाँ से करना है, और फिलहाल झंडे को भी बांध दिया गया है। आप साफ तौर से देखें 10 बजे झंडारोहण कार्यक्रम होना है, यानी कि तैयारियां पूरी तरह से यहाँ पर जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। जो मुख्य अतिथि है उनके बैठने, उनके आसपास लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर ली गई हैं। इसके अलावा सेना के हेलीकॉप्टर जो 3 आएंगे, जो वो पुष्प वर्षा करेंगे, तो वो दृश्य भी बेहद कीमती होगा और यादों में बसाने वाला होगा। तो यानी कि लखनऊ की सड़कों और लखनऊ के आसमानों पर हेलीकॉप्टर ठीक 10:01 पर, यानी 10 बजे झंडारोहण, और जैसे झंडारोहण खत्म होगा वैसे ही 10:01 पर तमाम सेना के हेलीकॉप्टर्स को आना है। 10:05 पर कल्चर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के राजधानी में तैयारियां पूरी हैं, और खासतौर से जो तमाम लोग अलाउद्दीन, बिल्कुल 10 बजने का इंतजार रहेगा जब खूबसूरत तस्वीरें यहां से भी आती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आप आएंगे आपके पास कैप्टन रिटायर VN झा साहब हमारे साथ हैं। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप वैसे चाइना का जिक्र कर रहे थे, लेकिन चाइना के ऊपर तो हम जाएंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान, उससे पहले हालात बहुत खराब हो रखे हैं वहां पर सर, तो अभी भारत की इस विदेश नीति की भी हम बात करेंगे, जहां पर अब पाकिस्तान घुटनों पर आ रखा है, और अब यहां पर अच्छी बातें हो रही हैं, बैठ के चर्चा करने की बातें हो रही है। वैसे आप क्या कहना चाहते हैं सर? अपनी बात पूरी करिए। जी कंचन जी, मुझे आप दरअसल ग्रुप कैप्टन में बुला सकते हैं। एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन रैंक होता है, 36 साल की सर्विस है। जहाँ तक सेना का सवाल है, देखिए मैं अब ज़्यादा तो नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि दूसरों को समय में नहीं लूँगा। अगले कुछ मिनट में मैं दूसरे चैनल पे चला जाऊँगा, इसलिए मैं अपनी बात बताता हूँ। देखिए, सेना के लिए जो सबसे बड़ी बात हुई है पिछले कुछ सालों में,
वो ये है कि इसका मॉडर्नाइजेशन जिस प्रकार में हुआ है, आज आप देखिएगा कि जो इंडिजिनस हथियार हैं, चाहे वो वज्रा K9 हो, चाहे वो अल्ट्रा लाइट हाउजर्स 777 हो, चाहे धनुष रोड आर्टिलरी हो, चाहे ATGM जिससे कि वो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी वो हो, चाहे सारंग आर्टिलरी सिस्टम हो, चाहे स्टम्प अटाका जो आर्टिलरी सिस्टम है, ये सब है, ये सब भारतीय हैं। तो ये प्रदर्शन आप देखिएगा। वहीं पे दूसरी ओर जहां पे हम कह रहे थे आपको कि जो नेवी का जितना अपग्रेड हुआ है, नेवी का तो अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए नेवी में सबसे जो बड़ी चीज हुई है वो एक तो अपना जो इंडिजिनस INS विक्रांत आ गया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और एक और बनने के कगार में है। तो आज के दिन में भारत के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, तो तीसरा अगले सालों में आएगा। जो सबमरीन्स आई हुई हैं, कनवरी, कंधेरी, करंज, पेला, अभी कल परसों में जो वागीर आया हुआ है, ये सब सशक्त सबमरीन हैं और इसी के साथ न्यूक्लियर सबमरीन भी भारत में बने हुए हैं। बिल्कुल तो ये सर, सब चीजें वीरेंद्र झा साहब, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, हर तरफ हमने एक बड़ा बदलाव देखा है और आज भारत की शक्ति को पूरी दुनिया उभरते हुए देख रही है। आज वही शक्ति कर्तव्य पथ पर भी देखने को मिलने जा रही है। तभी तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।